वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में जो फर्स्ट अपना वीडियो कर रहे हैं दैट इज़ ऑन ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड डेफिनेशंस। और इसके अंदर सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो जो डेफिनेशन है दैट इज़ अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड के इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड होते क्या हैं। सो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आर दोज इवेंट्स, वो इवेंट्स फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, that occur between the end of reporting period and the date when the financial statements are authorized for issue। तो सबसे पहले तो हमें इन इवेंट्स को समझना है कि ये इवेंट्स कौन सी ड्यूरेशन है जो हमारे लिए रेलिवेंट होगी। फिर हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि ये इवेंट्स जो है कंसीडर करना अलग से क्यों ज़रूरी है। और हमारा इस वीडियो का जो मेन फोकस होगा वो इन इवेंट्स की टाइप्स पर तो थोड़ा सा होगा, लेकिन ज़्यादा इस पर होगा कि हम इस ड्यूरेशन को यानी डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। सो लेट्स एज्यूम के एक एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 और उनका ईयर स्टार्ट जो होगा वो इस हिसाब से बनेगा 1 जनवरी 2021। इसके बाद उनका ईयर एंड 31 दिसंबर 2021 है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसे हम एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड कहते हैं या ईयर एंड कहते हैं। अब ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि जिस दिन ईयर एंड हुआ है उसी दिन आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लें और उनको इशू कर दें अपने तमाम शेयर होल्डर्स को या मेंबर्स को। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं होता? क्योंकि प्रैक्टिकली जो कंपनीज़ हैं वो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस का एक्रूवल रिकॉर्ड करना होता है, कुछ चीज़ों के बिल अभी पेंडिंग होते हैं, वो बिल आते हैं तो फिर हम उनको का एक्रूवल रिकॉर्ड करते हैं। फिर ईयर एंड की सर्टन एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, उसका राइट डाउन रिकॉर्ड करना है, डेप्रिसिएशन की एंट्रीज पास करनी है, एसेट्स को इम्पेयरमेंट के लिए रिव्यू करना है एंड सो ऑन। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बाकी होती हैं। और फिर ये कि इवन हम अपने एंड से सारा काम कर भी लें तो ऑडिट होना होता है। ऑडिट होता है, ऑडिट होने के दौरान फिर ऑडिटर्स जो कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई करते हैं उन पर समटाइम्स एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है। ये सारा प्रोसेस कुछ महीने का टाइम लेता है। इसी वजह से जो लॉ है वो कहता है कि आपकी जो AGM होनी है, एनुअल जनरल मीटिंग होनी है, वो 4 मंथ्स या 120 डेज ऑफ ईयर एंड के अंदर होनी है। तो 120 डेज का टाइम लॉ ने दिया हुआ है। इसका मतलब है कि टाइम लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, तभी कंपनीज को इतना टाइम दिया गया कि वो इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें। तो 31 दिसंबर को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज नहीं होंगी। जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज होती हैं और जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक कंपनी के अंदर क्या होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको ऑथराइज कर देते हैं फॉर इशू, यानी ये अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज हैं, इनको अब इशू कर दिया जाएगा, इनके अंदर फर्दर एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी, उसे कहते हैं डेट ऑफ ऑथराइजेशन। उसके बाद जाहिर बात है कंपनी का नेक्स्ट ईयर एंड जो होगा वो 31 दिसंबर 2022 को होगा। अब हमारे लिए जो पीरियड रेलिवेंट है वो है एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड से लेकर डेट ऑफ ऑथराइजेशन तक। अब ये पीरियड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर कौन से इवेंट्स हम कंसीडर करेंगे? तो हम इसके अंदर फेवरेबल इवेंट्स को भी कंसीडर करेंगे और अनफेवरेबल इवेंट्स को भी कंसीडर करेंगे। अब जब हम 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो तो डेफिनेट है कि हम इंक्लूड करेंगे। डेट ऑफ ऑथराइजेशन के बाद हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनलाइज कर चुके हैं और अब उनके अंदर मजीद कोई एडजस्टमेंट या चेंज रिकॉर्ड नहीं होगा। जो सारा इशू रेज होता है वो होता है कि ईयर एंड से लेके यानी एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड से लेके डेट ऑफ ऑथराइजेशन तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिन इवेंट्स जो होंगे उनकी बेसिस पर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना है। तो उनकी बेसिस पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जिसको हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट करना होगा और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जिसको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट नहीं करना होगा। इसी तरह कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिनका हमारे डिस्क्लोजर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और कुछ इवेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका हमारे डिस्क्लोजर्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड IS-10 हमें बताता है कि इस पीरियड के अंदर जो इवेंट्स होंगे उनके साथ हमने क्या करना है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को भी डिफाइन करता है, उन इवेंट्स की टाइप को आइडेंटिफाई करने के अंदर भी हेल्प करता है और ये स्टैंडर्ड इन डेट्स को यानी डेट ऑफ ऑथराइजेशन को डिफाइन करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो इस पर हम आगे चलते हैं। जो डेफिनेशन अभी तक हमने पढ़ी है ये हाफ डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। तो इसी डेफिनेशन में आगे ये पॉइंट है कि इस तरह के दो इवेंट्स हो सकते हैं जो इस पीरियड में होते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड।
those that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period, जिन्हें हम adjusting events after the reporting period कहते हैं, और those that are indicative of conditions that arose after the reporting period, तो इन्हें नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कहते हैं। तो सारा जो डिफरेंस है वो बेसिकली कि क्या ईयर एंड पर एग्जिस्ट करता था, उससे रिलेटेड जो इवेंट्स हैं वो एडजस्टिंग इवेंट्स होंगे, और जो अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट कंसीडर होंगे। तो इसको फर्दर इलस्ट्रेट कर लेते हैं जो हम पॉइंट्स देख रहे थे। तो जो सिचुएशन हमने अभी क्रिएट की थी कि जी हमने जिसमें आइडेंटिफाई किया कि हमारी एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड 31 दिसंबर है और 18 मार्च 2022 डेट ऑफ ऑथराइजेशन है, तो इस ड्यूरेशन में जो भी इवेंट्स होंगे उनको हम दो कैटेगरीज में ले जाएंगे। एक को हम एडजस्टिंग इवेंट्स कहेंगे, दूसरे को हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कहेंगे। एडजस्टिंग इवेंट्स वो होंगे जिन जो एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उन कंडीशंस का जो ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती थी, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट होंगे जो इंडिकेट कर रहे होंगे उन कंडीशंस को जो ईयर एंड पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी बल्कि ईयर एंड के बाद राइज हुई थी। तो ये हमारा डेफिनेशन का डिफरेंस है एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट का। तो हमारा इस वीडियो का फर्दर फोकस जो होगा वो डेट ऑफ ऑथराइजेशन को अंडरस्टैंड करने पर होगा मजीद, और जो टाइप्स हैं इनके ऊपर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर काम करेंगे। तो डेट ऑफ ऑथराइजेशन के जो फैक्टर्स स्टैंडर्ड डिफाइन करता है वो हैं कि जब भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथराइज करना होता है तो हर कंट्री में कुछ फैक्टर्स हैं, उनके मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस कंट्री की लॉ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर एंटिटीज़ का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, वहाँ पर एक बोर्ड ऑफ जो है गवर्नेंस है और उसके मुताबिक जो है ना काम चल रहा होता है। तो इसी तरीके से फिर प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है उस एंटिटी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर और फाइनलाइज करने का, ये सब फैक्टर्स रेलिवेंट होते हैं। और इनके अंदर पाकिस्तान का जो सिनेरियो है वो है सेक्शन 232 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। इसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बोर्ड अप्रूव करता है और बोर्ड के बिहाफ पर साइन करते हैं उसे चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एटलीस्ट वन डायरेक्टर, और अगर लिस्टेड कंपनी हो तो सीएफओ के साइन भी होते हैं। फर्दर इसी सेक्शन के अंदर ये प्रोविजंस भी हैं कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में ना हो तो उनकी जगह पर एक और डायरेक्टर ऐड हो जाएगा, नहीं दो डायरेक्टर साइन करेंगे, और लिस्टेड कंपनी होगी तो फिर 2 डायरेक्टर एंड सीएफओ साइन कर रहे होंगे। अब डेट ऑफ ऑथराइजेशन जहां पर सिंगल बोर्ड होता है जैसे पाकिस्तान में होता है कि एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जिसमें एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव दोनों किस्म के डायरेक्टर्स होते हैं। तो अगर ये सिनेरियो हो तो इस पर स्टैंडर्ड की गाइडेंस ये है कि एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शेयर होल्डर फॉर अप्रूवल आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड। तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज फॉर इशू करते हैं, वो मेंबर्स को डिस्पैच की जाती हैं, एजीएम होती है, एजीएम में मेंबर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करते हैं या अप्रूव नहीं भी करते। तो ये भी दोनों हो सकता है, यानी वो अडॉप्ट कर लेते हैं और समटाइम वो अडॉप्ट नहीं करते। तो लॉ में हमारे लिखा हुआ है कि अगर वो अडॉप्ट नहीं करते तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होता है। डेट ऑफ ऑथराइजेशन हमारी क्या होगी? डेट ऑफ ऑथराइजेशन वो डेट होगी जिस दिन इशू किया जाता है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से। वो डेट नहीं होगी जिस दिन शेयर होल्डर उसको अप्रूव करते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू कवर करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 है हमारे पास कि 30 जून 2021 को एक एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड हुआ एक एंटिटी का। 31 अगस्त को मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी ने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर ली। 18 सितंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू किया और उन्हें ऑथराइज कर दिया। 19 सितंबर को एंटिटी ने अपना प्रॉफिट अनाउंस किया और सिलेक्टेड अदर इंफॉर्मेशन भी कुछ पब्लिक में शेयर कर ली, लेकिन कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी शेयर नहीं की। 1 अक्टूबर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं तमाम शेयर होल्डर्स और दूसरे लोगों को अवेलेबल कर दी गई, यानी कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपलोड कर दी, मेंबर्स को भी नोटिस के साथ डिस्पैच कर दी। 24 अक्टूबर को शेयर होल्डर्स एजीएम हुई, तो शेयर होल्डर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनी एनुअल मीटिंग के अंदर अप्रूव कर दिया। और 20 नवंबर को अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेगुलेटरी बॉडी जैसे पाकिस्तान में एससीसीपी या रजिस्ट्रार हैं हमारे पास, उनको हमने फाइलिंग भी कर दी। तो अब पॉइंट ये है कि हमारी डेट ऑफ ऑथराइजेशन क्या कंसीडर होगी, क्योंकि डेट ऑफ ऑथराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन तक के इवेंट्स को हमने कंसीडर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, और उस दिन के बाद वाले इवेंट्स को हमने कंसीडर नहीं करना। तो जो यहाँ पे गाइडेंस है कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल डेट मैटर नहीं करता, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए वो है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट क्या है कंपनी में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइज किया था वो डेट होगी डेट ऑफ ऑथराइजेशन। तो 18 September 2021 would be our answer in this example.
कुछ कंट्रीज़ में पाकिस्तान से डिफरेंट सिनेरियो भी है, यानी वहाँ पर 2 किस्म के बोर्ड होते हैं, यानी एक ही कंपनी में 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। एक मैनेजमेंट बोर्ड और एक सुपरवाइजरी बोर्ड। मैनेजमेंट बोर्ड में तमाम वो डायरेक्टर्स होते हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं और वो कंपनी को चलाते हैं, वही कंपनी की मैनेजमेंट होते हैं। और सुपरवाइजरी बोर्ड में सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। तो ऐसी कंपनीज में रिक्वायरमेंट्स अक्सर इस तरह की होती हैं कि पहले मैनेजमेंट बोर्ड ऑथराइज करता है, उसके बाद फिर वो चीज़ जाती है सुपरवाइजरी बोर्ड में, फिर सुपरवाइजरी बोर्ड उसको अप्रूव करता है, फिर वो शेयर होल्डर्स के पास जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टैंडर्ड की गाइडेंस ये है कि अगर मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू इशू इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अ सुपरवाइजरी बोर्ड जिसमें सारे नॉन एग्जेक्टिव हो, तो फिर क्या होगा? डेट ऑफ ऑथराइजेशन वो होगी जब मैनेजमेंट उन्हें ऑथराइज करती है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी बोर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक तो कर रहा होगा, लेकिन वो उनको प्रिपेयर करने का या प्रेजेंट करने के लिए वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट। तो जब मैनेजमेंट बोर्ड ऑथराइज कर रहा होगा उसी को डेट ऑफ ऑथराइजेशन समझा जाएगा। इसको भी एक एग्जाम्पल से कवर करते हैं। तो 31 दिसंबर को एक एंटिटी का ईयर एंड हुआ। 28 फेब 2022 को मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी ने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर ली। 18 मार्च को उन्होंने उसको ऑथराइज कर दिया फॉर इशू टू इट्स सुपरवाइजरी बोर्ड। 26 मार्च को सुपरवाइजरी बोर्ड ने उन्हें अप्रूव कर दिया, और सुपरवाइजरी बोर्ड जो है वो तमाम नॉन एग्जेक्टिव से बना हुआ है, यानी इसमें मैनेजमेंट शामिल नहीं है। 1 अप्रैल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो शेयर होल्डर्स को अवेलेबल कर दी गई। 15 मई को शेयर होल्डर्स ने उन्हें अप्रूव कर दिया, और 17 मई को उन्हें जो है रेगुलेटरी बॉडी के साथ, जैसे पाकिस्तान में SECP इसी तरह किसी और कंट्री में जहाँ पे इस तरह का 2 स्ट्रक्चर बोर्ड चलता हो, वहाँ पर उन्होंने इसको सबमिट करवा दिया। अब वंस अगेन जो मैनेजमेंट है उसने ऑथराइज कब किया? उसने किया 18 मार्च 2022 को। तो हमारी डेट ऑफ ऑथराइजेशन ये होगी। अब अगर डायरेक्टर्स अप्रूव करने से पहले ही पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ प्रॉफिट कर देते हैं या सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा? तो इस पर भी स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दी हुई है कि इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड इंक्लूड ऑल इवेंट्स अप टू द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू, इवन इफ दोज इवेंट्स अकर आफ्टर द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ प्रॉफिट और ऑफ अदर सिलेक्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो अगर एक कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट की फिगर अनाउंस कर चुकी है और सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर कर चुकी है, और फिर कोई इवेंट हो जाता है और डेट ऑफ ऑथराइजेशन उसके बाद है, तब भी उन इवेंट्स को हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कंसीडर करेंगे। तो इसको भी एक हम एग्जाम्पल से कवर कर लेते हैं। तो 31 दिसंबर को ईयर एंड होता है। 28 फेब को जो है एंटिटी ने जो है ना ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट कर लिया। 16 मार्च को एंटिटी ने अपनी प्रॉफिट और सिलेक्टेड अदर इंफॉर्मेशन अनाउंस कर दी। 18 मार्च को बोर्ड ने उनको ऑथराइज किया। 1 अप्रैल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को अवेलेबल कर दी गई। 24 अप्रैल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो गई बाय शेयर होल्डर्स इन देयर एनुअल जनरल मीटिंग, और 17 मई को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो रेगुलेटरी बॉडी को जमा करवा दी गई। अब हमारी डेट ऑफ ऑथराइजेशन जो है दैट इज़ 18 मार्च। अब इवन अगर 17 मार्च को भी कोई इवेंट होता है तो उसे भी हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कंसीडर करना होगा। अगर वो एडजस्टिंग इवेंट होगा तो उसकी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे, अगर एडजस्टिंग नहीं होगा तो मे बी उसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड हो, और मे बी कुछ ना करना हो, लेकिन हमें 18 मार्च तक के तमाम इवेंट्स को कंसीडर करना होगा। तो अगर आप प्रॉफिट और सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी भी शेयर कर चुके हैं तो अब भी आपको डेट ऑफ ऑथराइजेशन तक के तमाम इवेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए कंसीडर करना चाहिए। फर्दर कुछ हम स्टैंडर्ड के पैराग्राफ हैं जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलती है, जैसे ऑब्जेक्टिव और स्कोप। तो IAS 10 जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि ये प्रेस्क्राइब करता है कि कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करना चाहिए, डेट ऑफ ऑथराइजेशन का डिस्क्लोजर कैसे देना चाहिए, जो इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड होते हैं उनका डिस्क्लोजर कैसे देना चाहिए, और अगर एक एंटिटी गोइंग कंसर्न ना हो तो उसकी रिक्वायरमेंट को कवर करना चाहिए। तो जब आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो अगर आप इन 4 बातों को अंडरस्टैंड करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस टॉपिक को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं। तो इन 4 पॉइंट्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग को फाइनलाइज करते हुए जहन में रखें। जो IAS 10 का स्कोप है वो सिंपली 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि ये अकाउंटिंग प्रेस्क्राइब करता है कि जी इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड की अकाउंटिंग कैसे करनी है, और दूसरा ये डिस्क्लोजर बताता है कि इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के डिस्क्लोजर्स को हमने कैसे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंट करना है। सो ये हमारी इस वीडियो का टोटल स्कोप था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।